नमस्कार, एलएसडी में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या मिश्रा और आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ी हैं, वो हैं एक बहुत ही अच्छी पोएटेस और लिरिक्स राइटर रेखा अग्रवाल जी। उनका अभी रिसेंट एक भजन आया था, रिलीज हुआ था केवीएस म्यूजिक के द्वारा, जो बहुत पसंद किया गया। पर्सनल कमेंट बहुत सारे आए और सबने बहुत सराहा। मेरे पास कह लें या पूरी जो केवीएस की टीम थी, उन सबके पास उनके पर्सनल ग्रुप के रिव्यूज आए, सबने बहुत सराहा। तो मैंने सोचा, वैसे तो मैं खुद रेखा जी को जानती हूँ पर्सनली और अब तो वो मेरे फ्रेंड्स की लिस्ट में काउंट होने लगी हैं, क्योंकि अक्सर हम लंबी बातें करते हैं। तो मैं खुद उन्हें बुलाना चाह रही थी अपने मंच पे। कई बार मैंने प्लान किया, बट कुछ इश्यूज रहते हैं हमारे साथ में, तो हम नहीं कर पाते टाइम पे। बट ये भजन आने के बाद में, शिव गान आने के बाद में, तो बिल्कुल डिसाइड था कि हम रेखा जी को और सुनेंगे। तो एक भजन से हमारा मन नहीं भरने वाला, तो मैंने रेखा जी को आज इनवाइट किया है। बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी खूबसूरत रचनाएं दो चार और सुनेंगे और जानेंगे शिव गान के बनने की कहानी, इससे जुड़े हुए कुछ खास एक्सपीरियंसेस। तो वेलकम करते हैं अपनी खास मेहमान का, जिनका नाम है रेखा अग्रवाल जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एलएसडी में। हाँ, नमस्ते दिव्या जी। कैसे हैं आप? आई बहुत एम बढ़िया ऑडिबल? और बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, आपको हम सुन पा रहे हैं। बहुत थैंक यू। अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे अक्सर हमारी फोन पे बात होती है और अब तो मतलब जी। लंबी बात भी होती है। तो एज अ फ्रेंड आज मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि कोई गेस्ट आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हाँ। अपनी किसी फ्रेंड के साथ में गपशप करने जा रही हूँ। तो आज का बिल्कुल। एपिसोड ऐसा ही होने ऐसा ही होने वाला है। बिल्कुल। और मंजू लता जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हमारे साथ और भी व्यूवर्स जुड़े ओह, हुए हैं। आप सभी का वेलकम दी। स्वागत है। और हेलो रेखा जी, नाइस टू सी यू। ये मंजू जी का मैसेज आपके लिए स्पेशली आया है। ओके, भाई थैंक यू हमारे लिए मंजू मैसेज दी। नहीं आनी मंजू जी। मैं नाराज हो गई, आप पहले मेरा नाम लिख के हेलो बोलो। ये गलत बात है ना। ओके। हाँ। चलिए कोई नहीं, ये तो जोक था, मजाक था। बहुत अच्छा लगा मंजू जी, आप हमारे शो में आई और आते रहिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब और भी लोग हमारे साथ आते। आज आप रेखा जी आपकी फ्रेंड है तो आप आ गए, और वैसे आप नहीं आते। तो मंजू जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे शो से हाँ, जुड़े रहें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो रेखा जी, आपसे सबसे पहले हम, वंदना जी भी आ गई हैं। जी। धन्यवाद वंदना जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। ओह, और वंदना दी को तो कौन नहीं जानता, उनको तो सभी जानते हैं। उनकी अभी रचना आई थी एक राम भजन, जी जी। जिसको सुन के हम सबको हाँ, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। नमस्ते दीदी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत, वो भजन भी बहुत खूबसूरत था। बहुत और खूबसूरत भजन। अमेजिंग। तो रेखा जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं और कैसी रही अ, आपकी जर्नी, आपका बैकग्राउंड, थोड़ा सा उसके जी, बारे में। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। ऐसे तो सभी अब तो जानने लगे हैं थोड़ा बहुत। जी मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ, वहाँ हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट से। मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी यहीं से हुई है। तो जैसा कि अग्रवाल, तो मैं हिंदी संस्कृति को तो जानती हूँ, थोड़ी बहुत तेलुगु संस्कृति भी मैं यहाँ पर रहकर जान चुकी हूँ। तो वाह। शायद मेरी बात बात में भी ये झलकता होगा कि थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस दिखती होगी हिंदी में जब मैं बात करती हूँ। तो यहाँ की जो बिल्कुल। भाषा है वो बहुत अफेक्ट करती है हमारी हिंदी को। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरी हिंदी हमेशा शुद्ध रहे, उसमें कोई दूसरी भाषाओं की मिलावट ना रहे। तो ये कोशिश जी रहती है। लिखना जी मैंने बहुत पहले से शुरू कर दिया था। जब मैं इंटर में पढ़ती थी तो उस समय पर हमारे कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे कॉलेजेस में, और वो हिंदी में जी। हुआ करते थे, तो मैं उसमें भाग लेना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इस तरह से भाग लेते लेते जब मुझे पता चला कि मेरी जो रचनाएं हैं लोगों को बहुत पसंद आती थी, और कई कॉम्पिटिशन्स में मैंने, है ना, हिस्सा लिया और जीती भी हूँ, तो वहीं से बस मैंने जी लिखना शुरू किया। मेरी कविताओं की एक खास बात यह है कि मैं कभी भी अपनी कविताओं को बहुत लंबा नहीं लिखती हूँ।
ज्यादा जी, से ज्यादा 8, 10 या 12 लाइन में ही मैं खत्म कर देती हूँ अपनी कविताएं। जैसा कि जी। मेरी मम्मी हैं, वो हुँ, आध्यात्म से जुड़ी हुई, मतलब उनका बहुत श्रद्धा है भगवान पे, शायद यही असर था कि मैंने शिव भजन लिखने का प्लान किया। तो जी, और शिव जी के बारे में जो भी अब तक हम लोगों ने सुना है, उनको मतलब जानते हैं जितना हम भगवान के बारे में, तो उनके जी, बारे में लिखना मुझे थोड़ा सा अंदर से कहीं से ऐसा लगा कि इनके बारे में सबसे पहले लिखना चाहिए। वैसे मेरे जी, और बिल्कुल। भी मैं कोशिश कर रही हूँ लिखने की माता के ऊपर, और जी, एक मैंने कान्हा जी पे भी लिखा है, अभी वो प्रोसेस हुँ, में हुँ। है, तो वो जैसे ही कंप्लीट होगा अब सबके सामने एक बार फिर से आ जाएगा दूसरा भजन भी जल्दी से। बिल्कुल, तो इस तरह से ज़रूर मेरी, सुनना चाहेंगे। हाँ, जी, लिखने की शुरुआत हुई। और जैसा कि जानते हैं, शुरू में मैं कविताएं कोई डायरी में नहीं लिखती थी। हर रचनाकार की ये एक कहानी होती है कि जब शुरू करते हैं तो कोई भी पेपर पे लिख देते हैं वो। तो मैंने भी ऐसे हुँ, ही किया, शुरू में अपने पेपर पे लिख देती थी कोई भी रचनाएं। जी, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी एक रचना बहुत ही मैंने उससे लिखी थी मन से, और वो मेरी रचना खो गई। तब मैं ओह! बहुत ढूंढ रही थी उस रचना को कि कहाँ चली गई मेरे पेपर पे लिखी हुई। तब मेरी मम्मी ने जी, मुझे नोट किया कि ये रचना ढूंढ रही है, क्या है, कौन सा पेपर ढूंढ हुँ, रही है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे कविता लिखी थी जो खो गई है। तब उन्होंने मुझसे हुँ, कहा कि तुम जो कविता खो गई उसी पे फिर से लिख दो। तो इस तरह से मैंने हुँ, अपनी एक पहली रचना, जो एज ए मतलब मैं डायरी में मैंने नोट की थी, पहली रचना वो मैंने लिखी। अ, ओके। अगर आप सुनना चाहें तो मैं वो सुना सकती हूँ आपको, बिल्कुल, रचना। बिल्कुल स्वागत है, हम सुनना चाहेंगे। जी। जी, मैंने अपनी उस रचना का नाम ही रख दिया, मेरी कविता कहाँ खो गई। अरे वाह! इस वाह! तरह, हाँ। बहुत खूब। तो जी, ये कविता ऐसी थी मेरी। मेरी कविता कहाँ खो गई, मेरी कविता कहाँ खो गई, भावनाओं से भरी, जतन से लिखी, व्याख्या थी वो मेरे विचारों की, कल्पना थी वो मेरे उड़ानों की, मेरे सपनों को तोड़ कहाँ चली गई, मेरी कविता कहाँ खो गई। हुँ, कृति थी मेरे छंदों से सुसज्जित, कृति थी मेरी छंदों से सुसज्जित, रस व मनोवेग से पूर्ण, मनुष्य भावों की मूर्ति थी, दया प्रेम से भरी शब्दों की नदी, मेरे अंतःकरण की एक कड़ी थी, निष्ठुरता की गली में कहाँ चली गई, मेरी कविता कहाँ खो गई। फूल सी खिली थी, खुशबू सी महकी थी, चमक रही थी ऐसे जैसे कोई तारा हो, बह रही थी ऐसे जैसे ढूंढ रही कोई किनारा हो, क्यों हुँ, अंधेरों की आगोश में चली गई, जिंदगी के कई गुणों से युक्त मेरी कविता कहाँ खो गई। तो ये मेरी सबसे पहली कविता थी जिसको मैंने एज ए डायरी में फर्स्ट अपना नोट किया था। जी, तो बहुत इस खूब। तरह से मेरे अ, कविताएं लिखने का सफर शुरू हुआ। जी, 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 जी। फिर अभी तो जब आपने लिखना शुरू किया था, तो बहुत जी, सारी टेक्निकल चीजें भी होती हैं कविताएं लिखने में, छंद और बहुत सारी चीजें होती, विधाएं होती हाँ, हैं। जी, तो उन हाँ, सब के बारे में टेक्निकल नॉलेज आपको कहाँ से मिला? क्योंकि उसके बगैर तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो नहीं हर कवि होता को है, वो जानना तो बहुत जरूरी है। जी, जरूरी होता है। जैसा कि आपने कहा, मैं मेरा एजुकेशन मैंने हिंदी से एमए किया हुआ है। तो ओके। हाँ, तो आधी जानकारी तो मुझे वहीं से मिल गई। और धीरे हम्म, धीरे जैसे जैसे मैंने लिखना शुरू किया, मुझे लिखते लिखते कई लोगों ने मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बताया, जैसे मेरे जानने वाले जो थे मेरे गाइडेंस, उन्होंने बताया जी, मुझे। और इतने सालों में धीरे धीरे इसमें सुधार आया। हम्म, हम्म, जैसे हम्म, मुझे तुकांश शब्दों को यूज करते हुए कविता लिखना अच्छा लगता है। ज्यादातर मेरी कविताओं में आप देखेंगे कि तुकांश शब्द आते हैं। अलंकार और क्या इस उपमा जो होती है उसको हम्म, ढाल के मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ। जैसे उदाहरण जी, के रूप में जो कविताएं होती हैं उनको। तो इस तरह से जी, जी, मैंने थोड़ा सा भजन से शुरुआत की, देशभक्ति के हम्म, गाने लिए, थोड़े से गीत लिखे हैं मैंने,
कविताएं लिखी हैं देशभक्ति की, और प्रकृति के जी ऊपर कविताएं लिखना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात कि जीवन में जो हमारे दिनचर्या के शब्द होते हैं, जो आए जी। दिन हम लोग यूज करते हैं, उन शब्दों पे हम्म। मैं कविता लिखना पसंद करती हूँ। वाह। जैसे मैंने एक शब्द पे कविता लिखी। जी शब्द, जब हमें कविता लिखते हैं तो शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास शब्द नहीं होंगे तो आप अपने विचार उतार ही नहीं सकते हैं। तो शब्दों जी के ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, बहुत ही मैं आपको जी। वाह। सुनाऊंगी। जब भी देखती हूँ कोरे कागज को, जब भी देखती हूँ कोरे कागज को, मन के भाव स्वयं ही शब्द रूप में तैर जाते हैं। जब भी देखती हूँ कोरे कागज को, मन के भाव स्वयं ही शब्द रूप में तैर जाते हैं। कुछ सुंदरता, कुछ सरसता, कुछ दुख, कुछ पीड़ा, लेकर रूप अलंकार श्रृंगार का, लेकर रूप अलंकार श्रृंगार का, लहरों की तरह बल खाते हैं। वाह। मचल उठती है लेखनी, मचल उठती है लेखनी, उकेर दूं आज कुछ खास। मचल उठती है लेखनी, उकेर दूं आज कुछ खास, दिल के सभी जज्बात, कोरे वाह। कागज को बना दूं दर्पण, कोरे हम्म। कागज को बना लूं दर्पण, मुझ में भी एक कवि की छवि दिखती है। तो ये मैंने एक शब्द को लेकर कविता लिखी थी। आ, जी। इस तरह से हम लोग, बहुत। जैसे थैंक यू। हर कवि, मैं ऐसा समझती हूँ कि जी। कवि जो होता आ, है शब्द के बिना इसके अलावा कविताएं। रेखा जी, जैसे हमने आपका जी भजन तो सुना, कविताएं आप लिखती हैं। जी जी जी। मैं ये जानना जी। चाह रही थी कि इसके अलावा किन किन विधाओं में आप लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, भजन लिखती हैं? इसके अलावा गजल या कुछ और भी विधाएं हैं जिनमें आप लिखना पसंद करती हैं? हाँ जी, मैं कविताएं तो लिखती हूँ, भजन तो लिखती हूँ, साथ में मेरी विधा में अ, गजल तो नहीं लिखती हूँ मैं, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज मैं लिखती हूँ। ओके। तो जिसमें, जी इसमें जी भी जी। मैं जैसे सामाजिक तत्व जो भी होते हैं, उनमें एक छोटा सा कोई सा भी सब्जेक्ट लेके उसके ऊपर मैं कहानी लिखती हूँ। तो अभी मेरा प्रोसेस जी। चल रहा है, अभी मैं बहुत बड़ी कवित्री तो नहीं हूँ, अभी मैंने शुरुआत ही की है थोड़ी सी लेकिन आगे जरूर जी इसमें जी मैं जी। थोड़ा सा और अपना काम कवि कर रही हूँ। छोटा या बड़ा नहीं होता, वो तो कविता पे होता है कि कविता कितनी अच्छी बन गई और कितना दिल को छू गई। ये बहुत जी महत्वपूर्ण चीज होती है। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने कहा कि आप देशभक्ति गीत भी आपने लिखे हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जी हमें देशभक्ति का सुनाए। जी जरूर। अ, मेरी एक देशभक्ति के ऊपर कविता है, मैं जो आपको सुनाना चाहूंगी। जी हाँ स्वागत। जी। कई बार होता है ना, जैसे देशभक्ति पे मेरे पास दो कविताएं हैं, मैं आपको दोनों ही सुनाना चाहूंगी क्योंकि मुझे दोनों ही पसंद हैं। जी देशभक्ति स्वागत का है। जज्बा, पहली कविता है। हम्म। देशभक्ति का जो जज्बा रखता जी। है, देशभक्ति का जो रखता हो जज्बा, मेरी नजर में वो हर बंदा सैनिक है। हिमालय का कद छोटा दिखे, हिमालय का कद छोटा दिखे, दुश्मन को आगे खड़ा होता जब भारत का जवान वीर है। जिनके बुलंद हौसले, जिनके बुलंद हौसले शान तिरंगे की बढ़ाते हैं, शहीद होते हैं देश के लाल कहलाते हैं। हिम्मत हम्म। कभी ना हारते, हिम्मत कभी हम्म। ना हारते, ये भारत की बगिया के फूल। हिम्मत कभी ना हारते, ये भारत की बगिया के फूल। जीना इनकी आन है, जीना इनकी आन है, चाहे राह में मिले जितनी शूल। तो ये वाह। तो देशभक्ति का जज्बा हो गया। जी एक कविता मैंने और लिखी थी। जैसे कि सीमा पर जब सिपाही होते हैं तो उन्हें अगर घर से उनके कोई खत मिल जाए तो वो जी। खत को पढ़कर क्या फील करते हैं, कैसा फील करते हैं, वाह। उसके बारे में एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, जी जिसमें स्वागत है। सीमा पर सिपाही,
जिसका मैंने शीर्षक दिया है। यह है इस प्रकार। तपती धूप में सीमा पर था, तपती धूप में सीमा पर था, दुश्मन पर रख नजर जब मैं खड़ा, तुम्हारे एक खत को पाकर मेरी आंखों का सैलाब था बहा। पढ़ा मैंने, पढ़ा मैंने तुम्हारी बेचैनी को, तुम्हारे मेरे घर लौट आने की देरी को। कई बार होता है ना कि सिपाही है, उसे अपना काम करना है, छुट्टियां मिल जाए फिर भी हो सकता है कई बार वो घर नहीं आता है, तो उस समय जब वो खत मिलता है घर के द्वारा, तो उनकी बेचैनी कैसी होती है इसमें बताया मैंने। तपती धूप में सीमा पर था, दुश्मन पर रख नजर जब मैं खड़ा, तुम्हारे एक खत को पाकर मेरी आंखों का सैलाब था बहा। पढ़ा मैंने तुम्हारी बेचैनी को, मेरे घर लौट आने की देरी को, तुम्हारा खत दिल के भाव बयां कर रहा था, तुम्हारा खत दिल के भाव बयां कर रहा था। इंतजार मुझे भी था, लेकिन मेरी प्रेरणा और हौसलों का सबब बन रहा था। हर क्षण बढ़ाते मेरा मनोबल, हर क्षण बढ़ाते मेरा मनोबल तुम्हारे खत, बीते समय के साथ हिम्मत बढ़ाते तुम्हारे खत। दुश्मन के घेरे में भी बनते मेरा सहारा, दुश्मन के घेरे में भी बनते मेरा सहारा है। घर पर सब ठीक है, घर पर सब ठीक है, शांति का एहसास कराते हैं ये शब्द। दुश्मन को खदेड़ कर ही आना, दुश्मन को खदेड़ कर ही आना, सीमा पर मेरा उत्साह बढ़ाते हैं ये शब्द। तुम्हारी दो पंक्ति दिल में उतर जाती है, फौजी का सम्मान करती हूँ, देश पर मत मिटने का मैं भी जज्बा रखती हूँ। जब एक फौज की पत्नी इस तरह से खत लिखकर अपने पति का हौसला बढ़ाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये मैंने एक कविता लिखी थी सीमा पर सिपाही जो होते हैं उनके लिए। इसके अलावा सकारात्मक सोच, जैसा कि अभी पिछले 2 साल में हमारे देश में जिस तरह से लोगों में नकारात्मकता बढ़ रही थी, तो ऐसी नकारात्मकता के लिए जरूरी था कि लोग उनका हौसला बढ़ाएं, या कुछ ऐसे शब्दों से उनका हौसला या उनकी उनमें सकारात्मकता लाने की कोशिश करें कि लोग ये जो घटनाएं हो रही थी उनको भूलकर आगे बढ़ें। तो इस विषय पे भी मैंने कई कविताएं सकारात्मक सोच को रखते हुए लिखी थी। तो इसमें से एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ ये। हाँ, विश्वास। सबसे जरूरी ये होता है कि जब भी परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, तो वो टाइम पे उस समय आपको विश्वास रखना होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्वास एक ऐसी चीज है जिसको लेकर अगर आप चलोगे, तो चाहे कितनी भी बोलते हैं ना परिस्थितियां खराब हो, विश्वास उन परिस्थितियों को ठीक कर देगा। तो ये कविता है। विश्वास जीत का दूसरा नाम है, विश्वास जीत का दूसरा नाम है, हर विपदा से लड़ना और काल को भी हराना इसका काम है। भर लो इसे जितना भर सको मन में, भर लो इसे जितना भर सको मन में, सकारात्मक विचारों से उपजता नहीं मिलता किसी कीमत में। जिसके पास विश्वास भरपूर, जिसके पास विश्वास भरपूर, नहीं उसकी सफलता उससे दूर। हर परिस्थिति से लड़ना सिखाए, हर परिस्थिति से लड़ना सिखाए, तो चलो सबसे पहले इसे ही अपनाएं। तो ये सकारात्मक सोच के ऊपर कविताएं हैं थोड़ी सी। जी। और बाकी तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जीवन में घटित छोटी छोटी बातों पर मैं कविता लिखना पसंद करती हूँ। जैसे एक कविता मैं आपको पढ़ बताऊंगी जरूर। जैसे बूढ़ों की महफिल। वाह, बूढ़े होते जी, हैं सुनना चाहिए। तो हाँ, जी, एक समय था कि जब लोग शाम के समय आपस में बैठकर बातचीत किया करते थे, पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत किया करते थे। तो उस समय हमने अपने बड़े लोगों से भी सुना कि किस तरह से जनरली गांव में, विलेजों में हमने ये बात सुनी है किस तरह से बैठते थे। तो उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। क्या खूब महफिल सजती थी,
क्या खूब महफिल सजती थी, शीत लहर में भी बड़ी सुहानी लगती थी। हम बूढ़ों की महफिल में चार बातें अपनी, तो चार बातें उनकी होती थी। चिलम भरी हुई और सामने अग्नि होती थी। हमारी महफिल में चुपके से कभी कभी हुस्न की तारीफ भी होती थी। सभी में अपनापन और प्यार की जुबां होती थी। महफिल थी तो हम, महफिल थी, हम बूढ़ों की दवा होती थी। तो एक समय ऐसा भी था कि जब लोग मिलजुल कर, उस समय वाह। शायद टीवी या कंप्यूटर वगैरह जैसी चीजें नहीं थी, तो यही उनकी दवा थी कि वो इस तरह से अपना समय बिताते थे। इस तरह से मैंने छोटी छोटी कविताओं में अपनी थोड़े जी सी जो मन के विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको दर्शाने का प्रयत्न किया है। इस तरह से। जी जी। जी बिल्कुल। जी। जैसे आपने कहा कि भजन भी आप लिखती हैं, तो शिवगान के बारे में, शिवगान जब आपने लिखा और जी। फिर वो सॉन्ग बना, पसंद किया, अभी लोग अच्छे जी। कमेंट भी कर रहे हैं, रिव्यूज दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, जी। तो शिवगान से जुड़े कोई अपना एक्सपीरियंस या कुछ ऐसा आप जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? हाँ जी, एक्चुअली शिवगान, जब हम बच्चे थे तो एक आध मूवी हमने भगवान शिव के ऊपर देखी थी। तो एक जी। मन में विचार बैठ गया था कि शिव जी से थोड़ा सा डर सा लगने लगा था, क्योंकि हमने एक पार्ट उनका देख लिया था कि वो जब विवाह करने जा रहे थे, तो उनके जो विवाह में बाराती बने थे, वो सारे हम्म। है ना कुछ अलग रूप धरकर हाँ। बने थे। हाँ, तो जी जी। बचपन में हमने जब वो हाँ, देखा, तो हम्म। शिव जी के बारे में कुछ अलग हमारी धारणा बन गई थी कि शिव जी मीन्स वो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो लेकिन जी। धीरे धीरे उनके बारे में मम्मी ने हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई, उनके बारे में बताया। फिर उसके बारे में हमने कई टेलीविजन वगैरह में देखे। तो एक तरह से मतलब मेरे आराध्य देवता समझ लीजिए, शिव जी बन गए। और इस तरह से मेरे सबसे पहले मन में जब भजन लिखने का ख्याल आया, तो मैंने, हम्म। जैसे बोलते हैं गणपति के ऊपर शुरुआत की जाती है, लेकिन मैंने शिव जी से ही शुरुआत कर दी अपनी लिखने की। और बहुत अच्छे अच्छे मतलब शब्द मेरे मन में आ रहे थे। जैसे जैसे शब्द आते जा रहे थे, मैंने उसको लिख दिया। और ये लिखने का जो सिलसिला चला था शिवगान, करीब 2 साल पहले चला था, जी। लॉकडाउन से पहले। लेकिन फिर इस लॉकडाउन के समय, जी जी जी। जी, मुझे काफी समय मिला इसके ऊपर काम करने के लिए, और मैंने इसको लिख दिया फिर इस तरह से। एक बहुत लोगों जी को ये बिल्कुल। बहुत पसंद आया। किसी ने मुझे कहा था कि जब मैंने उनको बोला कि ये गाना तो बहुत पसंद किया जा रहा है, भजन को बहुत पसंद किया जा रहा है, तब मुझे कमेंट मिला था कि जब हम्म। उसके लिरिक्स इतने बढ़िया होंगे, तो नेचुरली उसको गाया भी हम्म। अच्छा जाएगा और उसके ऊपर म्यूजिक भी अच्छा ही आएगा। तो ये मेरा एक तरह से समझिए देखिए। हौसला अफजाई है कि मुझे आगे बढ़ने जी का एक मार्ग, पथ प्रदर्शक मिल गया है कि इस तरह से मैं आगे बढ़ सकूं। तो ये मेरा बिल्कुल। था। और मेरे पास भी जी। एंड कमेंट आए हैं, वो वाकई बहुत मतलब सबने बहुत पसंद किया है इसे, कि भजन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे तक कमेंट आए कि दिस इज द रियल भजन, ऐसा भजन होना चाहिए। आपने जो जी। शब्द यूज किए हैं, एंड आरपी सर ने, थैंक यू। आरपी सोनी के म्यूजिक जी। डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कमाल का म्यूजिक दिया है। म्यूजिक और बहुत कमाल गाने का। वाले की आवाज भी बहुत लोगों ने पसंद की है, तो पूरा जो एक जी। मैजिक क्रिएट हुआ है। प्लस जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो भी जाके हाँ। देख लें, विक्रमादित्य यूट्यूब चैनल पे। वीडियो भी जी। बहुत खूबसूरत बना है। तो बहुत। ओवरऑल पूरा भजन बहुत मैजिकल है, और एक बार सुनो तो वो मन करता है कि लूप पे बार लगा बार के वो सुनने का मन करता है। जी। हाँ राइट, ऐसा और ही है एक उसका। तो जिन्होंने नहीं सुना मतलब, है, उनसे मैं जी। रिक्वेस्ट जरूर करूंगी कि एक बार जाके जरूर सुने और अपने फीडबैक दें, रिव्यूज दें। जैसे आप रेखा जी ने अभी कहा कि उनका पहला भजन है जो प्रोफेशनली रिलीज हुआ है, मार्केट में आया है, हाँ। लोगों ने पसंद किया है। तो जिन्होंने नहीं सुना है, वो एक बार जाके जरूर सुने। ये सारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, स्पॉटिफाई, जियो सावन, रिलीज हुआ है। यूट्यूब,
अमेज़न इन सब पे रिलीज़ हुआ है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल विक्रमादित्य फ़िल्म्स पे इसका वीडियो रिलीज़ हुआ है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो एक बार ज़रूर देखिए, रिव्यू दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा, ताकि रेखा जी का हौसला जी। और बढ़े। और जैसे इन्होंने कहा कि और भजन है लाइन में, तो और भी लाइन भजन में अभी है। हमें सुनने मिलेंगे। जरूर जरूर तो मिलेंगे। जी, तो रेखा जी, और कुछ और सुनना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि सच में जो आप सुना रही हैं उसमें भी बहुत मजा आ रहा है, और वो जो एक छाप बनी है ना शिव गान की, वो तो बहुत लंबे समय वो तक तो रहने है ही, वाली है। रहने जी। वाली है। एक्चुअली शिवगान में जैसे कि बताया कि बड़े लोग तो सुनते ही हैं भजन, लेकिन मुझे जी। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरी नीस से मिला, जो अभी ओ। 7 साल की है। हाँ, जब तो उसको ये सुनाया तो वो बोली कि इतना अच्छा कहाँ से लिख दिया और कैसे बन गया ताई जी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। अब वो रोज आती है मेरे पास, एक बार जरूर सुनकर जाती है। तो वाह, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए शायद ही कोई दूसरा हो। तो इस तरह से ये शिवगान मेरे दिल के बहुत करीब आ गया है। अच्छा, एक कविता मैं ये आपको और सच में, सुनाना चाहूंगी। जी, मैं एक बात बोलिए। बोलना चाहूंगी, ये सच में जी। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। रीजन ये है कि जब जी। बड़े कोई भजन सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो उनको उसके जी। मीनिंग्स पता होते हैं। ठीक है, वो उसको हाँ, फील करते हैं, उनका जो जुड़ाव होता है, भक्ति होती है, वो उसको फील करते हैं, तब उन्हें वो चीज फील ज्यादा करते हैं। पसंद आती है। लेकिन अगर एक जी, बच्चा अगर बोल रहा है ये, ये बात जिसको बोल भी दे। पता नहीं है फीलिंग, भगवान की फीलिंग, भक्ति की नहीं। फीलिंग में इतना उसको नहीं पता है, इसका मतलब इसके शब्द, इसके म्यूजिक में जो मैजिक क्रिएट हुआ है, वो हाँ, इसको फील। तो ये बहुत है। सच में बहुत बड़ा बिल्कुल। कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। नहीं, रियल जी। में अब आशीष आप। सोनी सर का मैं तो दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इतना मतलब बढ़िया उसमें संगीत दिया है, कि जी, लिरिक बेशक। और संगीत दोनों का मतलब कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा बना है वो। जी, जी, इस बहुत तरह से। बहुत बहुत। हम आज कोशिश कर रहे थे कि आरपी सर हमारे साथ ज्वाइन करें, ताकि हम उनसे कुछ ठीक। बातचीत कर पाए के बारे में। लेकिन उनके कुछ अलग अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाँ। जिनमें वो हैं, बहुत बिजी रहते हैं वैसे भी। और वो रेखा जी जानती हैं, एक बार बात करनी होती है तो हमें 10 बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाके हमारी बात हो पाती है। तो जी। चलिए, कोई नहीं, आगे हम जरूर कोशिश करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े जी। कभी। तो अब क्या हाँ। सुनाना चाहेंगी हमें मैं रेखा जी? मैं आपको जैसे मैंने कहा कि मैं जनरली आम बोलचाल के मतलब रोजमर्रा के जो शब्द होते हैं उन पे कविताएं जी। लिखना पसंद करती हूँ। तो जैसे कि जी। नानी का घर, वाह। किसको याद नहीं रहेगा कि हमारी नानी का घर भी था, और वहां की जो यादें होती हैं वो तो दिल में हमेशा बसी होती हैं। तो बेहतर इसके रहती ऊपर है, मैंने राइट। एक छोटी सी कविता, अपने जज्बात, अपने जो ख्याल थे वो लिखे हैं। जी, जिसका सच। शीर्षक ही मैंने रख दिया नानी का घर। तो ये वाह। इस तरह है। मुझे याद है वो नानी का घर, मुझे याद है हम्म। वह नानी का घर, जिसके आंगन में होता था एक बड़ा पत्थर। नानी के हम्म। घर के आंगन में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। हम बच्चों जी। का हुजूम, हम बच्चों का हुजूम शोर मचाता, उछलता कूदता था उस पर। कहे कहे हम्म। लगाता बुजुर्गों की शाम ढलती थी उस पर। वाह। कभी धूप में सूखते मसालों का बनता वो सिंहासन, कभी धूप हम्म। में सूखते मसालों का बनता था वो सिंहासन, तो कभी कभी पक्षियों का आसन। तो वाह। कभी गाय की डोर संभालता, कभी गाय की हम्म। डोर संभालता, कभी उस पर कुछ कूटा भी जाता। लेकिन हम्म। इसमें भी उसकी आन थी, पत्थर था, फिर भी नानी के घर की शान थी। मुझे याद है वो नानी का घर, जिसके आंगन में होता था एक बड़ा पत्थर। बच्चे होते हैं, जैसे नानी के घर या किसी अपने रिलेटिव के घर चले जाएं, तो वहां पे उनको कोई एक चीज ऐसी जरूर याद रहती है जो जिंदगी भर उनको, वो शायद अपने बच्चों को भी उसके बारे में बताते हैं हमेशा। तो ये बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। अपने जज्बात लिखे थे उसपे। जी, और बहुत एक खूब। मैं आपको आपने जी। याद दिला दिया, क्योंकि हमारी नानी के घर में जो अब बात चली है, तो एक बड़ा सा झूला बड़ा होता था, परमानेंट झूला था वो। और जी, वो हमारा अट्रैक्शन होता था, कि हमें वहां जाने के लिए एक अलग ही बेचैनी होती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग, भाई बहन झूला वहां पे झूला। मिलते थे सब एक साथ, और सब झूला झूलते हाँ, थे साथ में। तो सब वो झूला एक अलग झूला। मजा है, कुछ ना कुछ याद हमेशा नानी के घर की रह याद जाती जरूर है। रहता है, बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने अपने जज्बात इसमें लिखे नानी के घर के, कि कुछ तो एक चीज जी। ऐसी होती है जिसको हम हमेशा याद करेंगे।
वो पत्थर जी। है, लेकिन उसके साथ कितनी चीजें, कितनी बातें याद हैं कि वो कितने हम्म। काम आ रहा था वहां पर। वो भी था कि वो जी। नानी के घर की शान भी बन गया। जी। जैसे मैंने सपनों के बारे में लिखा है, एक छोटी सी कविता जी। है मेरी सपनों के बारे में। सपने तो सपने हैं, सपने हम्म। तो सपने हैं, पूरे हुए तो अपने, बिखर गए तो फिर वही टूटे हुए सपने हैं। वाह। सपने तो सपने हैं, पूरे हुए तो अपने हैं, बिखर गए तो फिर वही टूटे हुए सपने हैं। सपनों के भी कुछ रंग अपने हैं, सपनों के भी कुछ रंग अपने हैं, कुछ हकीकत में बदलेंगे, कुछ हकीकत में बदलेंगे तो कुछ सिर्फ आंखों में बसेंगे। सपने कुछ अपनों के तो कुछ मेरे हैं, सपने कुछ अपनों के तो कुछ मेरे हैं, कुछ खुली आंखों के तो कुछ बंद आंखों के हैं। जादू जगाते वाह। सपनों की निराली है दुनिया, जादू जगाते सपनों की निराली है दुनिया, इन्हें पूरा कर मिलती है खुशियां। जब सपने पूरे होंगे तभी खुशियां मिलती हैं, इसलिए सपनों की दुनिया भी एक जादुई दुनिया से कम नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है बिल्कुल। कि सपने देखो तभी वो हकीकत में बदलेंगे, नहीं तो आंखों की बिल्कुल। हद तक ही रह जाएंगे। तो ये एक मेरी छोटी सी सही। कविता थी सपनों के बारे में, ऐसे। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल के जज्बात जहां आरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो खुद बहुत अच्छी एक कवित्री जी। हैं, गजलें लिखती हैं बहुत ओके। खूबसूरत। जी। अच्छा। और पुनीत अग्रवाल जी नमस्ते। हमारे साथ में हैं। अ, नमस्ते। तो रेखा जी, आपने सपनों की बात की, तो हम जानना चाहेंगे जी। कि आपके क्या सपने हैं, फ्यूचर को लेके आप क्या करना चाहती हैं आगे, क्या प्लानिंग है? ज्यादा तो कुछ नहीं, वर्तमान जैसा बोलते हैं, मैं सकारात्मक सोच, बहुत अपने आप में सकारात्मक सोच के साथ जीती हूँ। तो जी। वर्तमान में जो चल रहा है बस उसी को अपना कर जीती हूँ। लेकिन फिर वाह। भी जैसे कि लिखने का मेरा शौक है, मैं कुछ जी। कहानियों पर और कुछ कविताओं पे और कुछ भजन पे और काम कर रही हूँ। तो जल्द ही मैं जी। उनको पूरा करके अपनी एक बुक पब्लिश कराने के विचार रखती हूँ। तो शायद अगले वाह। साल मैं अपनी बुक भी पब्लिश कराऊं एक। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जितनी एज एक कवित्री के रूप धन्यवाद। में आप जितनी पसंद की जा रही हैं, उतनी ही आप एक ऑथर के रूप में की जाएं, उतनी ही आप एक लिरिक्स राइटर के रूप में भी की जाएं, थैंक आपके यू। और भजन आए, आपके और गीत आए, जी। किताबें आए, और जरूर। आप ऐसे ही जी। बहुत सुंदर लिखते हैं। और रेखा जी, अब मैं चाहूंगी कि मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है, तो अगर जी। आप कुछ मोटिवेशनल और सुनाना चाहें तो बहुत खुशी होगी मुझे। मोटिवेशनल में मैं आपको सुनाती हूँ। जी। एक मेरी कविता है जिसको मैंने इसी उसमें लिखा था, पंख। या जी। दूसरी और एक है, एक मुस्कान जीवन की। हम्म। मतलब एक दोनों मुस्कान सुनना किस चाहेंगे। हद तक। ओके। ठीक है, मैं पहले आपको सुनाती हूँ, एक मुस्कान जीवन की। रंग भरे हजारों, एक मुस्कान हम्म। जीवन की, रंग भरे हजारों, दुख दर्द दूर करे, खुशियां की तरंग बने। एक मुस्कान जीवन की, पहुंच कर लक्ष्य तक, बोझ पीड़ा का काम करे। पहुंच लक्ष्य तक, बोझ पीड़ा का कम करे, उल्लास की आस धरे। एक मुस्कान जीवन की, हर क्षण वाह। नव संचार करे, हर क्षण नव संचार करे, वाणी में छलके हंसी। हर क्षण हम्म। नव संचार करे, वाणी में छलके हंसी। ज्ञान दीप की ज्योति जले, एक मुस्कान जीवन की। वाह। इस कठोर समय में, इस कठोर हम्म। समय में हर दवा का काम करे, एक मुस्कान हम्म। जीवन की। तो एक वाह। मुस्कान अगर हम रखते हैं अपने चेहरे पे, तो वो कितने काम कर जाती है। शायद कोई दवा भी ये काम ना करे जो एक मुस्कान जीवन की कर जाए। तो ये बिल्कुल। मोटिवेशनल के तौर पे मैंने लिखा था। और एक जी, और बहुत। है, पंख। जी, सुनना चाहेंगे। हाँ, ये पंख मतलब मैंने सोच के ऊपर लिखा कि इंसान क्या सोचता है, उसकी सोच को हम कैसे सही वे में ले जा सकते हैं, इसके ऊपर। हम्म। सोच को अपनी पंख जब मिलते हैं, सोच को अपने जब पंख मिलते हैं, आसमां में एक नई ऊंचाई को छूते हैं।
जीवन की हर बाधा को दूर कर, जीवन की हर बाधा को दूर कर लक्ष्य की एक नई राह बनाते हैं। सोच को अपनी जब पंख मिलते हैं, चहों और शिक्षा की रोशनी फैलाते हैं। सभ्य हम्म। समाज का निर्माण कर उन्नति की एक नई डगर बनाते हैं। सोच को अपनी जब पंख मिलते हैं, देशभक्ति का जज्बा जगाते हैं। राष्ट्र की हम्म। खातिर प्राण भी निछावर कर शहीद कहलाते हैं। सोच को जब अपनी पंख मिलते हैं, आपकी सोच को जब पंख मिलेंगे तो ऐसा कोई काम मेरे हिसाब से नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। तो जी। सबसे पहले तो अपनी सोच को सकारात्मक रखो, अपना लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसके उस डगर पर, उस राह पर आगे बढ़ो, तो आपके सपने जरूर सच होंगे, ऐसा मेरा जरूर मानना सर। है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत मैसेज और बहुत खूबसूरत सोच है आपकी। बहुत पॉजिटिव है, ये तो मैं आपको पर्सनली धन्यवाद। जानती हूँ, पॉजिटिव है। कितने सारे इश्यूज लाइफ में हम सबके आते रहते हैं। बिल्कुल। मतलब एज अ वुमेन तो हम एक्स्ट्रा चैलेंज फेस करते ही हैं अपनी लाइफ में, और इन सब के बीच में आप इतनी खूबसूरत रचनाएं भी कर रही हैं, अपने सपनों को जी रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और रेखा जी के बारे में बता दूं, रेखा जी को क्राफ्ट का भी बहुत शौक है। तो रेखा जी, हाँ उसके हाँ बारे में थोड़ा बताएं कि आपका क्राफ्ट एंड ज्वेलरी से जुड़ा हुआ भी कुछ काम है, वो भी आप हमारे साथ शेयर करें कि क्या करती हैं, कैसे करती हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि लेडीज का एक हॉबी होती है कि खाना बनाना। सबसे पहले तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है कि वाओ। मतलब जो भी नई चीज होती है मैं उसको जरूर ट्राई करती हूँ। उसके बाद मेरा जो भी मतलब समय बचता है, वो तो या तो मैं लिखने में मेरा यूज होता है, या फिर मेरा जी। आर्ट वर्क करने में। और जब तक मेरा आर्ट वर्क नहीं होता है मुझे चैन नहीं मिलता है। मतलब आर्ट जी। वर्क जो है हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर सकता है। जब भी आप हम्म। कुछ एज ए हॉबी आप डेवलप कर सकते हो उसको, एज ए बिजनेस जी। अगर आप करना चाहो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो। तो जी। मुझे आर्ट वर्क में जैसे छोटी मोटी ड्राइंग्स कर लेना, और हम्म। कुंदन वर्क है या कोई भी पेपर ज्वेलरी जो होती है, वो जी। बनाना मुझे पसंद आता है। तो मैं इस तरह से कुछ छोटा मोटा आर्ट वर्क जैसे कैनवस पे करना हो या कोई चीज पे करना हो, मैं उस पे कर लेती हूँ। जी। वाह, बहुत खूबसूरत। इसी को तो कहते हैं कि थैंक यू। जज्बा पॉजिटिव, कि आप जो कुछ भी आपको आता है, जो कुछ भी आपको ऊपर वाले ने खास एक हुनर दिया है, हाँ, उसको यूं ही ना जाने दीजिए, उसको यूज करिए, उसको यूज सामने करिए। लेके आइए। और कहीं जी। ना कहीं कब कहाँ से क्या रास्ते निकलेंगे किसी को नहीं पता। तो नहीं ऐसा नहीं पता है, जब है। आपने लिखना शुरू किया होगा तब आपको मालूम होगा कि कोई भजन आपका ऐसे रिलीज होगा, लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, नहीं। कभी सोचा नहीं होगा, सोच के नहीं नहीं। चलता, लेकिन आप चलते रहे, रास्ते दिखते रहे, रास्ते बनते रहे, बस और बस बिल्कुल। यही होता है सफर। ऐसे ही चलता रहता है। तो हमेशा, ऐसे जैसे ही रेखा जी रहता ने है। कहा कि पॉजिटिव रखिए, सपने जरूर देखिए, सपने होंगे तो जरूर पूरे होंगे। पॉजिटिव रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। बिल्कुल। बस आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी होती है वो हमेशा आपको पॉजिटिविटी। हिम्मत देती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। मंजुलता जी कह रही हैं, बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन है रेखा जी। हाँ, दीदी वाह। तो हमेशा तारीफ करती है। थैंक यू। वो भी तो बहुत अच्छी रेखा कवित्री जी, हैं। जी जी जी, तो अब अगला हमें आप कौन सी रचना सुनाने वाली है और किस पे आधारित रचना सुनाने वाली और मैं आपको एक और रचना सुनाती हूँ अपनी। आ, है? जी। आंगन का पेड़। जैसे जी। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि मुझे इस तरह से लिखना, प्रकृति पे लिखी हुई कविता ये अच्छा लगता है। जी। तो जी। एक आपको और एक कविता सुनाती हूँ, आंगन का पेड़। जी, स्वागत। आंगन में मेरे खड़ा जो पेड़ था, आंगन में मेरे खड़ा जो पेड़ था, दो परिंदों का घोंसला, दो परिंदों का जी। घोंसला करता मुझको अचंभित था। देख जी। देख उन्हें चहकती थी मैं थी, देख देख उन्हें चहकती मैं थी, रख कर दाना पानी कहती दोस्त उन्हें थी। सुनकर इन परिंदों का गाना भोर मेरी होती, उड़ते जब ये दूर गगन में इंतजार भरी सांझ होती। आसमां के स्वतंत्र नादान परिंदे हैं ये,
आसमां के स्वतंत्र नादान परिंदे हैं ये, अपनी सुरक्षा की हमसे कुछ तो आस होगी। ले लें एक प्रण, ले लें एक प्रण, छोड़ दें इनको स्वतंत्र, इसमें हमारी शान होगी। तो वाह। ये आंगन के पेड़ पे जब दो परिंदे हमको दिखते हैं, तो उनको देखकर जो भावनाएं हमारे मन में आती हैं, या वो हमको इंसान को देखकर क्या सोचते होंगे, तो इसके बारे में लिखा हुआ है एक छोटा सा। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वाकई प्रकृति से जो जुड़ाव होता है वो अपने आप में आपको एक बहुत रिलीफ देता है। जब आप परेशान जी हो, प्रकृति के साथ में टाइम स्पेंड करें, प्लांट्स के साथ में, पशु पक्षियों के साथ में, तो ये जी। बहुत रिलीफ देता है आपको अपने आप में। और जो भी प्रकृति लोग हमारे अपने आप। जी। में हीलिंग हीलिंग पावर उसके अंदर अपने आप में हीलिंग होती है, तो पावर, जाहिर सी बिल्कुल। बात है, ये तो एक बहुत नेचुरल चीज है। बहुत मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम सब हैं तो उसी एनर्जी का पार्ट। पूरा नेचर, पूरा बिल्कुल। यूनिवर्स एनर्जी, हम उसी का एक पार्ट है। तो हम जिस तरह की एनर्जी ढूंढना चाहते हैं वो हमें जरूर मिल जाते हैं जाएगी। वो। निगेटिव भी है, बिल्कुल। पॉजिटिव भी है। आप पॉजिटिव ढूंढना चाहेंगे तो आपकी तरफ पॉजिटिव आएंगे, आप निगेटिव ढूंढना चाहेंगे तो आपकी तरफ तो निगेटिव नेगेटिव आएंगे। आए। राइट। और नेचर बिल्कुल। जो है, प्लांट, पशु पक्षी, ये सब बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स होते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं अच्छा लगता कि अरे ये चिड़िया बहुत जी। शोर कर रही है, अरे इसने यहाँ पे गंदा कर दिया, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। तो अपनी हाँ, अपनी सोच है, आप जो देखना चाहेंगे, आप सोच के जो ऊपर डिपेंड सीखना करता है। चाहेंगे, वो आपके अंदर आपकी तरफ आकर्षित होगी। आपकी तरफ से। अमूल जी हमारे बिल्कुल। साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू अमूल जी, नमस्कार। हमारे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेखा जी, अब समय हो चला है तो कुछ और जी हम आपसे से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जी। अ, अपने परिवार के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि आप कितनी सारी चीजें ऐसे मैनेज करती हैं, ताकि और भी जो लोग हैं जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं, खासकर महिलाएं जो गृहिणी भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं और राइटर भी हैं, तो कैसे आप चीजों को मैनेज करती हैं और परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिलता है? कैसे कैसे आप उनको हाँ। अपने हक में लाती हैं? कहते हैं ना, चीजें तो हमारे पास सब होती है, हमको कैसे जी यूज करनी है बिल्कुल। ये डिपेंड करता एक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपने परिवार के लिए ये कहूंगी कि मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। जब भी मुझे जरूरत होती है, तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आता है। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो यहाँ पे और एक जॉइंट फैमिली की भी मैं आपको बता दूं कि कितनी बेनिफिट्स हैं, कितने लाभ हैं। बोलते हैं वाह। झगड़े तो सब जगह रहेंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होती है, तो जॉइंट फैमिली के साथ रहकर जो मदद आपको मिलेगी वो कहीं नहीं मिलती है। जैसे आजकल देखने के लिए मिलता है कि एकल परिवार हो जा रहे हैं। तो अभी 2 साल में जब कोरोना का जब समय चला है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई लोगों ने ये फील किया है कि काश उनकी भी जॉइंट फैमिली होती, या उनके कोई अपनी साथ में होती, जी। तो ये समय कितना आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने, ऐसा बहुत बार हुआ है, कई बार ऐसे समस्याएं आई हैं जहाँ पे परिवार ने मेरा भरपूर साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तो एक वजह ये भी है कि मुझे अपने जो काम है, या अपनी जो इच्छाएं हैं, वो पूरा करने का समय मिलता है। तो घर के काम जैसे ही खत्म होते हैं, मुझे अपने हॉबीज के लिए समय मिल जाता है। तो उस तरह से मैं अपना काम कर लेती हूँ पूरा। तो सभी को मेरा जी, बहुत एक्चुअली खूब। ये मैसेज है कि जी। घर में सबके साथ मिलजुल कर जॉइंट फैमिली में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जी, बेशक। और जैसे आपने कहा कि मदद मिल जाती है, ये सबसे ज्यादा फील होता है जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। उस समय जॉइंट फैमिली की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सच में पता चलती है कि काश हमारे घर में दो बिल्कुल चार लोग ऊपर होते तो बच्चा आज खुद नहीं लगा होता, या आज टीवी में जबरदस्ती नहीं घुसा होता। तो ये चीजें बहुत बिल्कुल। मैटर करती हैं। घर में चार लोग होते हैं तो बच्चों को इन सब चीजों की आदतें कम लगती हैं, गलत हैबिट कम लगती हैं, एक नजर कम रहती है कि लगती है। बच्चे क्या क्या देख रहे हैं, बिल्कुल। लोगों के बीच में रहने की आदत पड़ती है। ये तो सच है आदत कि जॉइंट पड़ती है। फैमिली का डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से होता है, बट क्या करें, समय की मांग है, अकेले एकल परिवार वो है। तो है। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कमाना जी। खाना जिंदगी में आगे बढ़ना। हर किसी को एक जरूरी प्लेस है। पे नहीं मिलना पड़ता है। नहीं मिलती है। जी। और
अब चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ डिवोशनल सा सुना दें। जैसे शिव भजन तो बहुत आपका पसंद किया जा रहा है, जिन्होंने नहीं सुना है उनसे मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी जी। कि जरूर सुने। ये लाइव खत्म होने के बाद में मैं अभी सारे लिंक इस लाइव के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जिन्होंने नहीं जी। सुना है वो जरूर सुनें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा। तो रेखा जी, हम चाहेंगे कि शो के खत्म होते होते हम आपसे कुछ डिवोशनल हाँ, सुनना चाहेंगे, भक्ति में सुनना चाहेंगे। भक्ति में भक्ति में मैंने अभी तो फिलहाल, अच्छा, एक माता का भजन मैंने थोड़ा सा लिखा है, अभी इस पे काम जी चल रहा है, और तो मैं आपको जस्ट जितना लिखा है उतना सुना देती हूँ। बिल्कुल जी। बिल्कुल, स्वागत। हाँ। सज संवर कर आई माता। जैसे वाह। नवरात्रे में हम थोड़ा सा माता के लिए लिखते हैं, वो लिखा है। सज संवर जी कर जी। आई माता, देखो माता का दरबार सजा है। ममता से हम्म, भरी है माता, ममता से भरी है माता, हलवा पूड़ी का प्रसाद चढ़ा है। नौ वाह। रूप धर आई माता, नौ रूप धर आई माता, भक्तों पर भक्ति का रंग चढ़ा है। लगे प्यारी मूरत, लागे प्यारी हम्म, मूरत, जगह जगह पंडाल सजा है। सिंह पर सवार होकर आई माता, सिंह पर सवार होकर आई माता, बुराई का अंत किया है। करके दर्शन तेरे माता, मेरा जीवन सुधरा है। नौ वाह रूप में आई माता, ये उत्सव मुझको सबसे प्यारा है। वाह तो मैंने वाह अभी वाह। थोड़ा सा कोशिश की है कि लिखूं उसके बारे में। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि ये भजन बहुत जल्दी आपका सबके सुनने के लिए रिलीज जरूर। हो। और हम हमेशा बिल्कुल। आपके साथ में हैं, आपको जब हमारी जरूरत हो, जिस तरह से भी जरूरत हो, तो केवीएस म्यूजिक और मैं तो फ्रेंडली हूँ, मुझे तो आप एनी बिल्कुल टाइम बिल्कुल, मिलते मैं रहो। तो तो केवीएस म्यूजिक, सोनी सर और आपका हमेशा दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि आपने जो मेरा मतलब साथ दिया है मुझे आगे बढ़ने में, जो मुझे मोटिवेशनल मतलब प्रेरणा दी है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अच्छे लोग एक्चुअली क्या होता है कि जो अच्छा लिखते हैं, जो अच्छा करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, वो पता नहीं क्यों बट किसी ना किसी कारण से पीछे रह जाते हैं। वो पीछे आगे रह या जाते तो हैं। आना नहीं चाहते, या उनको लोग आने, क्योंकि जो चल रही हैं चीजें उन, आप जानती हैं किस तरह की ट्रेंड ज्यादा चल रहे हैं, कौन से लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो वो क्या होता है कि जी। रिपीटेडली मार्केट में खराब चीजें आती चली जाती हैं। भी बिल्कुल। भोजपुरी गाने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्यों उनको देख जी। सुनने वाले देखने वाले लोग बहुत हैं, तो वो बहुत हैं। ज्यादा आता रहता है मार्केट में। तो ये अच्छी चीजें आएंगी, अच्छा भी सुनेंगे, अच्छा भी देखने वाले लोग हैं, तो आप जैसे लोग जी। को लोगों को प्रमोट करना चाहिए। और आप लिखते रहिए ऐसे ही, और अच्छी अच्छी चीजें मार्केट में आते रहे, लोगों को सुनने को मिलती रहे, सोसाइटी में पॉजिटिविटी बढ़ती रहे, अच्छी चीजें हो, अच्छी मानसिकता बने। बस हमारी तो यही मनोकामना है, शो का थैंक यू, पर्पज यही थैंक। है, मेरे पेज का पर्पज यही है। तो मेरा बिल्कुल। तो ऐसा कोई आभार व्यक्त करने की जरूरत नहीं, हम तो फ्रेंड हैं, हमारा तो ऐसे ही चलेगा। हाँ बट नहीं। यस, केवीएस म्यूजिक जरूर। एंड आरपी सर एंड पूरी टीम जो है केवीएस म्यूजिक की, वो सच में बहुत जी। अच्छा काम कर रही है। और हमारा पर्पज ही यही है कि हम अच्छी चीजें मार्केट में लेके आए। तो बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा भजन हमारे थ्रू आपने हमें चुना। और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारा और आपका साथ ऐसे ही बना रहे, आप लिखती रहें और हम गाने बनाते थैंक यू। रहें और लाते रहें। और चलते चलते हम चाहेंगे कि आप कोई एक मैसेज जो आप देना चाहती हूँ शिव गान से भी रिलेटेड, हम चाहेंगे कि आप खुद बोलें, कि आप का भजन सुन के लोग बताएं कि उन्हें कैसा लगा, जी और जी। जो भी आप मैसेज देना चाहती हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि शिवगान मैंने लिखना शुरू किया, और ये बनने तक का, पूरा रिलीज होने तक का सफर ऐसा था कि मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा, अपने आप मतलब जैसे राह बनती चली गई और ये होता चला गया। तो मैं हम्म, चाहूंगी कि सभी ये सुने और अपनी राय दें कि कैसा लगा उनको सबको। बताएंगे तो ताकि मेरा आगे और लिखने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तो इस तरह से मैं सबसे बोलूंगी कि प्लीज शिवगान सुने मेरा। जी बिल्कुल, और अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। और हाँ, बिल्कुल, और ऐसे ही केवीएस के गाने हम टाइम टाइम पे लाते रहेंगे। आते रहेंगे। और बिल्कुल,
और हमारा और रेखा जी का साथ भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो थैंक यू रेखा जी, बिल्कुल। आप हमारे साथ जुड़ी, आपकी खूबसूरत रचनाएं हमने सुनी। और शिवगान के धन्यवाद। लिए आपको बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब हम बनाते हैं, जब हम काम करते हैं उस पे, तो हम पॉजिटिव सोच सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उसका जो रियल इफेक्ट होता है वो बाहर आने के बाद ही पता चलता है, जब बाहर। रिलीज होता है। तो रिलीज होने के बाद में लोगों ने इतना पसंद किया, इसकी हमें भी बहुत खुशी है, हमारी भी एक सफलता है ये। और हम आशा करेंगे कि और लोग भी इसे सुने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और लोग इसे पसंद कर रहे हैं और अपने राय दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच, सभी का बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद, आप आई हमारे। और आपको थैंक भी यू। बहुत बहुत बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में शिवगान की राइटर रेखा अग्रवाल जी। उनकी कविताएं भी हमने सुनी और बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारी बेस्ट विशेस हैं इनके साथ में, रेखा जी के साथ में, बल्कि हर वो इंसान जो अपने सपनों को जीने की कोशिश कर रहा है, चाहे जितनी ही परिस्थितियां हैं, चाहे खराब हैं, चाहे जो भी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हमें हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कभी कम ना होने दें। हमारे आसपास वही चीजें बढ़ती हैं जिन पे हम कंसंट्रेट करते हैं, ये फैक्ट है। अगर आपके आसपास अंधेरा है और आप अंधेरे पे ही आंखें गड़ा के बैठे रहेंगे, तो आपको वो दिया जो आपके पीछे शायद जल रहा है, एक छोटा सा दिया जो आपको रोशनी दे सकता है, एक उम्मीद का दिया, वो आपको नहीं दिखाई देगा। आपको आसपास देखना पड़ेगा कि आपके आसपास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को सर्च करेंगे, उस दिए पे कंसंट्रेट करेंगे, तो थोड़ी देर में आपकी आंखें खुद अभ्यस्त हो जाएंगी उस अंधेरे में भी अपने रास्ते ढूंढने के लिए। तो कंसंट्रेट हमेशा पॉजिटिव साइड पे करें, चाहे जितना ही अंधेरा क्यों ना हो, रोशनी पे कंसंट्रेट करें, चाहे वो जितनी ही छोटी क्यों ना हो। जो चीज हम सर्च करेंगे वही चीज हमारे आसपास बढ़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहने के लिए, हमें इस एलएसडी को, डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स को इतना प्यार देने के लिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे किसी एक खास मेहमान के साथ, कुछ खास उसकी स्टोरी के साथ में, कुछ खास बातों के साथ में, कुछ अच्छे अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ में, जिनसे हम सब कुछ ना कुछ सीख सकते हैं कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब जरूर होती हैं उसकी एक्सपीरियंस से। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।